हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। और इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है उन वीडियोस में लगभग मैंने मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जो कि हमारे 11th और 12th में पढ़ाए जाते हैं और जिनसे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली किसी भी इवेंट को लेकर के बात करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ के होने की संभावना की जब हम बात करते हैं कि ये पर्टिकुलरली चीज़ होगी या नहीं होगी, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हम परसेंट में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम के लिए निकले और हमारे पास घर से हमें मालूम होता है कि आज ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब 50-50% चांसेस है। तो उस केस में हम जो 50% कहते हैं वो हम बेसिकली उस इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी ही बताते हैं। और वहाँ पर 50% का मतलब ये होता है कि आधा चांस है कि वो काम हो जाएगा और आधा चांस है कि वो काम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रोबेबिलिटी का जो है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और इसलिए थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस की। ठीक है, जो सबसे पहला हमारे पास और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सैंपल स्पेस। हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है? देखिए, किसी भी इवेंट में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक डाई रोल कर दिए, ठीक है, जो लूडो में डाई खेला जाता है उसको अगर हमने रोल किया, तो अब उसके बाद हम जब उसको रोल करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आने के चांसेस हैं वो 1 2 3 4 5 6 आने वाले। ठीक है, तो अब फेंकने से पहले हम ये बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा ये हम नहीं बता सकते। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने के लिए, उसी को हम बोलते हैं उसका सैंपल स्पेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट या इवेंट हम कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ उसके आउटकम्स होंगे उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब हमारे पास आ जाता है, चलिए मान लीजिए हमने डाई फेंका और कोई एक पर्सन आया और बोला कि चलिए अगर आपने डाई फेंका है तो इस बार 2 आएगा। ठीक है, उसने ये बोल दिया। तो अब जो उसने 2 बोला है ये हमारा बेसिकली फेवरेबल आउटकम हो जाता है। ठीक है, हो भी सकता है कि वो नॉन फेवरेबल के केस में आ जाए, लेकिन जो पर्टिकुलरली हम जिस आउटकम की चॉइस करते हैं उसको हम जनरली बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो देखिए, फेवरेबल आउटकम में हम हमारे पास क्या होता है कि जो भी हम चॉइस मेक करते हैं, ठीक है, जो भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट को होने के दौरान हम किस चीज़ की चॉइस कर रहे हैं वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। अब ये फेवरेबल आउटकम जो होता है वो हमारे दो टाइप्स के हो जाते हैं। ये जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है, या इवेंट है, ये हमारे पास पहला तो ये होता है कि हमारे पास एलिमेंट्री हो जाए, एलिमेंट्री इवेंट हो जाए, ठीक है, या हमारे पास दूसरा होता है कि ये कंपाउंड इवेंट हो जाए। तो अब देखिए, एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट में फर्क क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट जो होता है वो किसी एक, जो भी हम आउटकम्स हैं उसमें किसी एक यूनिट को हम देते हैं। जैसे हमने डाई फेंका तो हम 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक नंबर को जब हम चूज करते हैं तो हम उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो वी हैव एलिमेंट्री इवेंट में वी हैव 1 यूनिट ऑफ चॉइस। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास आउटकम आ रहा है उसमें से हम किसी एक यूनिट का चॉइस किए, किसी एक आउटकम का चॉइस किए। ठीक है, तो हमारा एलिमेंट्री इवेंट हो जाता है। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? वी हैव ग्रेटर देन 1 यूनिट ऑफ चॉइस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम बता दें, मान लीजिए हमने डाई फेंका और कोई एक पर्सन बोला कि भैया आप डाई फेंके, इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो अब इवन नंबर आपका 2 भी है, 4 भी है, 6 है, या उसने बोला ऑड नंबर आएगा,
तो आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये जो उसने चॉइस सबमिट की, उसका स्टेटमेंट तो एक ही था कि इवन आएगा या ऑड आएगा, लेकिन उस इवन और ऑड में जो उसने चॉइस किया उसमें हमारे मोर देन 1 एलिमेंट्री एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जब हम इवन नंबर की बात करेंगे तो हमारे पास 2, 4, 6 ये हमारे पास 3 इवेंट्स आ गए। तो अब होता क्या है कि जब भी हम कंपाउंड इवेंट की बात करते हैं तो कंपाउंड इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एलिमेंट्री इवेंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि कंपाउंड इवेंट जो हम चूज करते हैं, जो कंपाउंड एलिमेंट्स हम चूज करते हैं, उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं फेवरेबल, वो आपके एलिमेंट्री से ज़्यादा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने डाई फेंका और उसमें 2 आने के अगर चांसेस वो बोले जाएंगे तो हम बोलेंगे कि 1/6 चांसेस है कि हमारे पास वो 2 आ जाए। लेकिन अगर हम इवन नंबर की बात कर देंगे, दैट इज 2, 4, 6, तो हम ये बोलेंगे कि 50% चांसेस है कि हमारे पास इवन नंबर आएगा, क्योंकि आपके डाई में 3 जो नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, 3 नंबर्स आपके इवन होते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आपके आउटकम्स तो 6 हो गए, उनमें से आपके 3 फेवरेबल हो गए जो कि आपने बोला है, तो आपके 50% चांसेस हैं कि आपका जो आपने बोला है वो बात सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। अक्सर आप लोगों को इस 2 टाइप के इवेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि हम कोई एक ट्रायल ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, हम उसका अगर एक ट्रायल ले रहे हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होंगे आपस में, ठीक है, 2 इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी 2 इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उसमें होता ये है कि हमारा एक सिंगल ट्रायल में, ठीक है, एक सिंगल ट्रायल में ही हमारा साइमल्टेनियसली दोनों एक दूसरे के आने का प्रिवेंट करेंगे। जैसे मैं आपको एक अगर एग्जांपल देख बताऊं कि अगर हम डाई फेंक रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डाई रोल कर रहे हैं, डाई फेंक रहे हैं, तो उसमें अगर हमारा 1 आ गया तो वो 1 आना केवल 1 का आना ही नहीं होता, वो 1 का आना ये बताता है कि हमारे पास 1 आ गया तो न 2 आ सकता है, न 3 आ सकता है, न 4 आ सकता है, न 5 आ सकता है, न 6 आ सकता है उसी ट्रायल में जिस ट्रायल में 1 आ गया है। मतलब कि हम किसी एक साइमल्टेनियस ट्रायल की बात करते हैं और उसी टाइम पर हम कह सकते हैं कि यदि 1 आ गया तो ना, अब 1 अगर आ गया और आपको शो हो गया तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर 1 आ गया तो न 2 आया है, न 3 आया, न 4 आया, न 5 आया, न 6 आया। तो इस तरह के इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, जहां पर किसी एक का होना किसी एक साइमल्टेनियस ट्रायल में दूसरे के ना होने के रीजन होता है। ठीक है, मतलब अगर वो हो गया इस वजह से वो नहीं हो रहा है किसी एक ट्रायल में। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक ट्रायल किया, ठीक है, उस ट्रायल का हमने जो आउटकम आया वो नोट कर लिया, उसके बाद हमने कंडीशन को एज इट इज मेंटेन किया, ठीक है, और उसके बाद हमने अगेन एक आउटकम ड्रॉ किया। तो अब हमारे पास क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमारे पास 2 इवेंट्स होते हैं। बेसिकली हम 2 ट्रायल्स में बात करते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में हम एक ही ट्रायल में 2 इवेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, वी आर talking about two events in a simultaneous trial. Such that occurrence of one event prevents other। ठीक है, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन होती है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास हम उन 2 इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं जिनमें से कि वो 2 हो रहे होते हैं अलग अलग ट्रायल्स में, और किसी एक का होना दूसरे के होने ना होने पर इफेक्ट नहीं डालता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास प्लेइंग कार्ड है, ताश की बाउंड पत्तियां, और अगर उनमें से आप कोई एक कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि वो कार्ड आपका जो भी होता है, किंग हो गया, जोकर हो गया, जो भी हो गया, तो अगर आपके पास आपने किंग ड्रॉ किया
और उस किंग का आपने प्रोबेबिलिटी देख लिया 1/52 हो गया। अब अगर आप उस किंग को वापस डाल देते हैं और अगेन कोई एक कार्ड निकालते हैं तो उस कार्ड की वही प्रोबेबिलिटी होगी जो आपने पहले कार्ड किंग के निकालते हुए देखा था। ठीक है, तो आपके दूसरे इवेंट के होने का जो है वो फर्क नहीं पड़ा अगर आपका पहला इवेंट हो चुका है उससे। ठीक है, क्योंकि आपने कार्ड को वापस से डाल दिया। अगर आप कार्ड को वापस नहीं डाले होते तो आपकी जो दूसरा इवेंट आप करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1/51 हो जाती है, क्योंकि उसमें से एक कार्ड आपने ऑलरेडी निकाल चुका है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाता है। हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं, कोई भी इवेंट ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसको एज इट इज वापस कर देते हैं। मतलब सैंपल स्पेस जो होता है वो हमारा चेंज नहीं होता, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारा वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन कह रहा है 6 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट all of them show the same face, all of them show different face, exactly 3 of them show same face and remaining different face। ठीक है, तो अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास 6 पासे फेंके जा रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 6 के 6 पासे जो है वो एक ही नंबर शो करें। दूसरा, 6 के 6 जो पासे हैं वो सारे के सारे अलग अलग नंबर दिखाएं। और तीसरा कह रहा है कि आपके पास 6 में से 3 पासे एक ही नंबर दिखाएं और रिमेनिंग जो 3 है आपके जो बचे हुए 3 है वो अलग अलग नंबर दिखाएं। ठीक है, तो हम पहले केस को देख लेते हैं। देखिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करिए तो आप याद रखिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। अगर आप उसमें फार्मूले पर जाएंगे कि क्या फार्मूला था या क्या था तो आपको जनरली कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑल ऑफ देम शो सेम फेस। तो अगर हमारे पास डाइस है तो आपको पता है कि उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 होंगे। तो हमारे पास पहले केस में क्या होगा कि ऑल ऑफ देम शो सेम फेस, तो या तो सभी में 1 आया होगा, या तो सभी में 2 आया होगा, सभी में 3 4 5 या 6। तो हमारे पास पहले केस में प्रोबेबिलिटी P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, आप चाहे तो उसको 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉम्बिनेशन के चक्कर में नहीं लिख जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपली याद रखना है कि या तो सभी पर 1 आया होगा, या तो सभी पर 2, सभी पर 3, सभी पर 4, सभी पर 5 या सभी पर 6 आएगा। तो वैसे केस हमारे पास बनेंगे 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आपका 6 के पावर 6 होगा। यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस के केस में आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी फेस होते हैं, ठीक है, और जितनी बार वो ट्रायल किया जाता है उसके वो पावर है चलाता है। मान लीजिए कि आपका कोई कॉइन है, अगर उसको हम 3 बार टॉस कर रहे हैं तो कॉइन के पास फेस होते हैं 2, और उसको हम 3 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 के पावर 3। उसी तरीके से अगर कॉइन है हमारा, उसको हम 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 के पावर 2, 6 बार कर रहे हैं तो 2 के पावर 6। वैसे यहाँ पर है तो हमारे पास डाइस के पास फेस है 6 और उसको हम 6 डाइस को रोल कर रहे हैं या एक ही डाइस को 6 बार रोल कर रहे हैं, बात तो एक ही हुई। तो हमारे पास 6 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 टू द पावर 6, दैट इज इक्वल टू 1/6 टू द पावर 5। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड की हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा, कह रहा है कि ऑल ऑफ देम शो डिफरेंट फेस। ठीक है, सारे के सारे डिफरेंट फेस शो करनी चाहिए। तो हमारे पास मतलब ये हो गया कि पहले पर अगर 1 आ गया तो दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5 और लास्ट में 6 आना चाहिए। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 नंबर्स हो गए। अब ये 6 नंबर जरूरी तो नहीं कि पहले पर ही 1 आए तो ही काउंट करेंगे, पहले पर 2 भी आ सकता है, हो सकता है कि दूसरे पर 1 आए। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये बन जाएगा कि हमारे पास 6 नंबर हो गए और उनको हम फैक्टोरियल 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर है तो उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 टू द पावर 6। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप तीसरे की बात कर रहे हैं। देखिए तीसरा केस थोड़ा सा समझने वाला है, ये 2 केस तो आपके इजी थे। तीसरे केस में देखिए हमारे पास क्या होगा, पहला कह रहा है कि हमारे पास एग्जैक्टली 3 ऑफ देम शो सेम फेस। ठीक है, तो हमारे पास 6 है, 6 नंबर्स हैं, तो इन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हो सकता है जिसकी हम बात करेंगे कि वो 3 बार अकर कर रहा है। ठीक है, तो इन 6 में से किसी एक नंबर को चूज करने का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आपका जो प्रोसेस बनेगा वो बनेगा 6C1। ठीक है, ये बन जाएगा। अब उन 6 में से अगर आपने कोई एक नंबर चूज कर लिया तो जो रिमेनिंग 5 रहेंगे, जो बचे हुए 5 रहेंगे, अब उनको आपको इनमें भरना है। ठीक है, कह रहा है एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट फेसेस। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बचे वो बचे 5। ठीक है, 5 फेसेस हमारे बच गए, जहां पर आपको कोई भी नंबर आ सकता है, एक तो हमारा फिक्स है जो रिपीट हो रहा है। तो अब इस 5 में से हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं वो लेने हैं 3। ठीक है, क्योंकि आपका 3 यहाँ यूज हो जा रहा है, बचा हुआ 3 यहाँ यूज हो रहा है, तो इन बचे हुए 5 नंबरों में से हमें 3 का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा। अब
ये तो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, सवाल हमारे पास ये आता है। तो देखिए, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स बनेंगे यहाँ पर वो 6 बनेंगे, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने नंबर हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास कई सारे नंबर्स को अरेंज करना हो तो पहले तो आप उसका अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, पहले टोटल वो नंबर लिख देंगे जो उसका फैक्टोरियल होता है वो, डिवाइडेड बाई अगर उस नंबर में हमारे पास कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इंटू आपका जितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर 2 आपका मान लीजिए 3 बार आ रहा है तो आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर उसका कोई भी और नंबर आ रहा है तो वैसे नंबर्स आपके इंटू हो जाएंगे। तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 6C1 इंटू 5C3 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो रहेगा आपका वो 6 टू द पावर 6 फिक्स रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली मैं आपको बताऊं वो होता है जिसमें आपका किसी एक के होने से, किसी एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पर हमारा फर्क पड़ता है, और वो दोनों इवेंट जो होते हैं वो किसी एक ही सैंपल स्पेस में डिफाइन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, हमने उसमें से एक कोई कार्ड निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जब हम दूसरा कार्ड ड्रॉ करते हैं और इस बार रिप्लेसमेंट नहीं करते, मतलब कार्ड को वापस नहीं डालते हैं, एक कार्ड निकालने के बाद अब दूसरे कार्ड के होने की हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि दूसरा कार्ड ये क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और इसमें हमारा किसी एक के होने ना होने से दूसरा डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने किंग ड्रॉ कर लिया, पहले कार्ड हमने 52 प्लेइंग ऑफ कार्ड लिया, उसमें से हमने किंग को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, किंग निकाल लिया। अब बचे हुए कार्ड में से किंग के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो हमारा 3/51 हो जाएगा, या जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी तो हमारा 4/51 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डिपेंड करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है PA गिवन B, ठीक है। तो आप ध्यान ये देंगे कि आपका स्लैश का साइन नहीं होता है, ज्यादातर बुक में आपको स्लैश से वो किया जाता है रिप्रेजेंट, तो बेसिकली स्लैश का साइन नहीं होता है, ये बेसिकली एक वर्टिकल लाइन होती है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of A comma given B already happened, ठीक है। हमारे पास कह रहा है कि PA गिवन B का मतलब होता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ A निकालना है, जबकि हमारा B जो घटना है वो ऑलरेडी हो चुकी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है PA गिवन B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, या हम इसको NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई NB लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें सैंपल स्पेस सेम होता है। तो प्रोबेबिलिटी में आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आता है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास NA इंटरसेक्शन B अपॉन NB हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ हमें उल्टा लिखना रहेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B गिवन दैट A ऑलरेडी अकर, तो हमारे पास यही हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, ये बराबर हो जाएगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई N, ठीक है। अब इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास है क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑब्जर्व्ड टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो हमारे पास पहला कह रहा है कि A इवेंट है, ठीक है,
क्योंकि कह रहा है कि हमारे पास मान लेते हैं ए या बी कोई मान सकते हैं, तो आपके पास इवेंट ए है जो कि कह रहा है कि हमारे पास 4 जो है वो एटलीस्ट 1 अपीयर हुआ जब हम एक डाई को 2 बार फेंकते हैं। तो हमारे पास ए का जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 4 2 4 3 4 4 4। देखिए एटलीस्ट 1 का है इसमें, ठीक है, तो इसलिए आप इसको ले लेंगे 4 4 5 4 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एक बार एटलीस्ट 4 आ गया। अब इसमें आप चाहेंगे तो 4 वाले को पहले रिप्लेस कर देंगे, इसी तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम बी की बात कर लेते हैं। तो बी हमारे पास कह रहा है कि जो नंबर्स का सम है अपीयर किया है उनका सम 6 है, ठीक है। तो हमारे पास डाइस के केस में हमारा वो पेयर बनेगा 1 और 5, इसका हमारा सम 6 होता है। उसके बाद हमारे पास 5 और 1 बन जाएगा, 1 और 5, 5 और 1 अलग अलग है। उसके बाद हमारा 2 4 बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा और 3 3 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम चीज लिख रहे थे, अब इसमें आप चाहिए तो आगे आप इसको 4 1 कर सकते हैं, फिर 4 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 4 में सीरीज चल जाएगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमें जो चीज निकालनी है वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अकर्ड, ठीक है। मतलब आपको निकालना है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4, मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है गिवन दैट आपका बी हो चुका है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू देखिए क्या होगी, यहाँ पर 4 2 और 2 4 ये ऐसा होगा जिसका हमारे पास सम 6 है और ये हमारे ए में बिलाई कर रहे हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। दूसरा हमारे पास एन बी हमारे पास है 5, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास पहला है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ठीक है, अगर ऐसा है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसकी वैल्यू हमारे पास ए हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपका ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट है तो ए के ऊपर बी के होने ना होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा हमारे पास तो आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था दैट इज पी ए गिवन बी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। यहाँ से हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास पी हो गई और ये पी बी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके पास इन इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उस कंडीशन में उनके साइमल्टेनियस हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब हमारे पास आ जाता है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पर बेस्ड होता है। तो हमारे पास इसमें होता है E1 कॉमा E2 कॉमा E3 कॉमा डॉट डॉट R En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब देखिए यहाँ पर मैंने नया टर्म यूज किया है एग्जॉस्टिव का। उसका मतलब ये होता है कि देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें ये बताएगा कि हमारे पास E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ठीक है। इसी तरीके से हम जितना वैल्यू निकालेंगे हमारे पास 5 आएगा
और दूसरा हमारे पास होता है कि हमारे पास E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इसी तरीके से हम यूनियन En ले लेते हैं, तो यह हमारे पास वैल्यू आ जाती है सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया, एग्जॉस्टिव का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक इवेंट ए है जो कि इनसे कॉमनली लिंक्ड है, तो हमारे पास उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज पी ए, वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of happening of A given that event occur plus probability of E2 into probability of A given E2। इसी तरीके से हमारा बढ़ता चला जाता है। तो उसको हम अगर समेशन के फॉर्म में लिखे तो हमारे पास हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू समेशन पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए गिवन ई आई। ठीक है, जहां पर आपका आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक वेरी करेगी। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं बेस थ्योरम के बारे में। तो हमारे पास बेस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास E1 E2 डॉट En are n mutually exclusive and exhaustive events। ठीक है, अगर है हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of any event I given that A is occurred। ठीक है, हमारे पास देखिए बेसिकली होता है कि हम इसमें बेस थ्योरम के हेल्प से किसी भी प्रोबेबिलिटी के पहले जो था कि मान लीजिए कि ये अगर ये इवेंट हो गया तो इसके जो अगला इवेंट है आपका उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका हम उल्टा निकाल लेते हैं। जो चीज़ आपका पहले हो चुका है वो चीज़ आपकी बाद में होगी और जो बाद में होने वाला था वो आपका पहले हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर वो बनता है, जिसकी हम बात करेंगे वो हमारा ऊपर हो जाएगा, दैट इज P of EI into P of A given EI upon summation of I is equal to 1 to n P of EI into probability of A given EI। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें आपको ठीक ऐसे समझ आएगी, ठीक उल्टा हो जाता है। जो चीज़ हम पहले बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऑलरेडी अकर, तब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी गिवन ए ऑलरेडी अकर। ठीक है, ठीक उल्टा निकालने के लिए हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, यही बेसिकली आपके दो अभी तक कोर्स में है 12th के। आपका पहला है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने टॉस को कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कि हमने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड 2 times and number of heads is noted। ठीक है, हमने एक बार कॉइन को टॉस किया और उसके बाद नंबर ऑफ हेड नोट करना स्टार्ट किया। तो हमारे पास अगर x को हम वो रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, पहली बात
तो हमारे पास कोई भी हेड ना आया, दोनों टेल आ गए हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास हो सकता है कि एक टेल आया हो, एक हेड आया हो, और ये आगे पीछे भी आ सकता है, ठीक है, पहला टेल दूसरा हेड या पहला हेड दूसरा टेल। तीसरा हमारे पास हो सकता है कि दोनों हमारे पास हेड आया हो, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास दोनों टेल, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा इसका, वो बनेगा या तो दोनों हेड आया हो, या तो हेड टेल आया हो, या टेल हेड आया हो, और चौथा बनता है कि दोनों टेल आया हो, ठीक है। यही हमारे पास इसका सैंपल स्पेस बनेगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पर बता रहा है कि नो हेड, हमारे पास कोई हेड ना आया, तो ये चीज हो जाएगा कि दोनों टेल आया, तो हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4, ठीक है। दूसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जो होगा वो होगा एक हेड आया हो, ठीक है। नंबर ऑफ, हम याद रखिए नंबर ऑफ हेड की बात कर रहे हैं, न कि ये हेड आ गया एक पीछे है, केवल हमें नंबर से मतलब है। तो एक्स इज इक्वल टू आपका 1 की बात कर रहे हैं, तो एक हेड यहाँ आया है, एक हेड यहाँ आया है, तो हमारे पास जिसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2/4 इक्वल टू 1/2। अब हम दोनों हेड की बात कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात हमारे पास क्या होती है कि देखिए, जब भी हम समीशन एक्स आई पी आई एक्स आई, ठीक है, जब भी हम ये वैल्यू करते हैं आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, उस कंडीशन में हमारे इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं यहाँ के केस में, तो देखिए x इक्वल टू 0 पर हमारी p की वैल्यू 1/4 है, तो हमारे पास समीशन हो जाएगा 0 × 1/4 प्लस यहाँ पर एट x इक्वल टू 1 पर हमारी p की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस एट x इक्वल टू 2 पर हमारी p की वैल्यू है 1/4, तो 2 × 1/4, तो देखिए ये 0 हो जाएगा आपका, ये 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास समेशन एक्स आई पी आई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है, ठीक है। ये आपका हो जाता है रैंडम वेरिएबल का और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो देखिए रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसमें और बायनोमियल में फ़र्क यही होता है कि रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी वेरी करती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, यहाँ 1/2 थी, फिर अगेन 1/4 थी, ठीक है, इस तरीके से वेरी कर रहा है। लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका प्रोबेबिलिटी वेरी नहीं करती, वो फिक्स होती है, और वो आपका जैसे मान लीजिए कि हम जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो उस कंडीशन में हम फिक्स कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू स्मॉल p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू स्मॉल q। तो हमारे पास p एट x इक्वल टू r पर हमारे पास जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो बनता है NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। अब इस q की जगह पर, और हमारे पास कंडीशन देखिए ये होता है कि p प्लस q की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है, ठीक है, ये हमारे पास होता है NCR इज इक्वल टू। अब यही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है केवल एक ट्रायल के लिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। जब अगर हम n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो हमारे पास यही केवल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब इसमें हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना क्या होता है, जो कि आप एग्जाम पूछा था। पहला होता है मीन, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है n इंटू पी, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास वेरिएंस, जिसकी वैल्यू होती है NPQ, और अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे दैट इज रूट ओवर वेरिएंस, तो वो होता है रूट ओवर NPQ, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो कि आपसे कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, वो ये होता है कि मीन ऑफ बायनोमियल
distribution is always greater than variance of binomial distribution। उसका देखिए रीजन आपका सीधा सा यहाँ पर ये है कि आपका वेरिएंस NPQ है और मीन आपका NP है। तो आपको पता है P प्लस Q दोनों की वैल्यू आपकी 1 है और P और Q आपके नेगेटिव हो नहीं सकते, हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और अगर दो वैल्यू 1 से छोटी और उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू और छोटी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वेरिएंस होगा यहाँ पर वो हमेशा मीन से कम होगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो बता दिए, प्लस जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो भी बता दिए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उसको भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, अब हमारी जो मैथमेटिक्स की क्रैश कोर्स की सीरीज थी चल रही है, उसका बेसिकली लास्ट टॉपिक था। अब हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी, जैसा कि हमारे ग्रुप पे डिमांड आ रही है, वो प्रीवियस ईयर में जो भी मैंने टॉपिक पर क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाए हैं BHU BSc मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए, उन पर मैं आपको वीडियोस दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।